तो आइए आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 सेशन के पेपर 1 का प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर जो है, और ये लेटेस्ट दिसंबर 2025 सेशन का है, जिसका एग्ज़ाम जो है 3 जनवरी 2026 को हुआ था शिफ्ट 1 का। उसको देखेंगे। इससे पहले जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये आपके आने वाले जून 2026 सेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट पिछला सेशन का क्वेश्चन है। इसमें से आपको कई क्वेश्चन रिपीटेड आपके सेशन में दिख सकता है, आपके एग्ज़ाम में के शिफ्ट में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो इसके लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम बताए हैं कि DI का क्वेश्चन हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन जो होता है वो DI का होता है, उसका अलग से वीडियो लेकर आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक हेतु का उदाहरण है। कौन जैविक हेतु का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मोटिव। तो बायोलॉजिकल मोटिव जो है वह हंगर या क्षुधा का उदाहरण है। इसका मतलब भूखा होता है। ठीक है, तो बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कि क्षुधा एक जैविक हेतु का उदाहरण है। ठीक है, जैविक हेतु बायोलॉजिकल मोटिव होता है, वे प्रेरणाएं हैं जो जीव विज्ञान पर आधारित होती है और जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। क्षुधा, जिसे हम लोग भूख कहते हैं, एक मूलभूत शारीरिक अवस्था है जो शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर महसूस होती है, इसलिए यह एक जैविक हेतुक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध रणनीतियों के शतामूलक अभिविन्यास को निरूपित करता है। कौन, तो ये निर्मितवाद करता है, यानी कंस्ट्रक्शनिज्म करता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा कि निर्मितवाद वह सत्तामूलक अभिविन्यास है जो गुणात्मक शोध रणनीतियों से निकटता से जुड़ा हुआ है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ है, बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होती है और व्यक्तियों के अनुभव और व्याख्याओं के माध्यम से समझी जाती है। प्रत्यक्षवाद, जो कि पॉजिटिविज्म कहते हैं, इसके विपरीत यह मात्रात्मक अनुसंधान से जुड़ा हुआ है, तो मानता है कि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ है और इसे मापा जा सकता है। इसी को हम लोग निर्मितवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये है हमारा कि कौन कौन अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। ये आपका ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक यूनिट है ICT, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका पूरा नाम होता है। उससे भी 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हालांकि मैं प्रत्येक यूनिट का एक कंसेप्चुअल वीडियो अलग से लेकर के आ रहा हूँ। आज जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का अपलोड हुआ है, अगर आपके टीचिंग एप्टीट्यूड कमज़ोर है तो वहाँ पर आप जाकर के कंसेप्ट पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, और फिर यहाँ आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके तैयारी को एक बूस्टअप देगा और आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस और अच्छा हो जाएगा। इसलिए देखेंगे क्वेश्चन कि कौन सा इसमें सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि कंप्यूटर के ऐसे सीट जिसे हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जिसे छू नहीं सकते वो अंदरूनी सिस्टम में होता है, वो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक जनरल परसेप्शन डिफिनेशन मैं बताया हूँ। अब आइए यहाँ पे देखते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर चूज करना है तो स्प्रेडशीट दिया है, वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस है और कंपाइलर है। तो इसमें स्प्रेडशीट ये क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसर जो है ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड को प्रोसेस करता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर है, तो ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद डाटाबेस जो है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, डाटा कलेक्ट करता है। फिर कंपाइलर भी एक तरह का हार्डवेयर है। तो हमारे पे यहाँ ABD होगा, जो कि राइट ऑप्शन डी में है। डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम है जो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए कोड को मशीन कोड में अनुवाद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पद कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित नहीं। देख लीजिए यहाँ पे वही बात आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा है, तो नहीं है वो बताना है। देखिए बस जो है वो क्या है, हार्डवेयर है। उसके बाद स्विच जो है, ये बस वो वाला बस नहीं, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक अलग होता है। उसके बाद स्विच भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है। लेकिन विंडोज़ क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, विंडोज़ 12, विंडोज़ 13 ये सभी सॉफ्टवेयर है, तो ये हार्डवेयर नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ये देखिए मैथ का है इसका। दो तो क्रमिक छूट दिया गया है 10% और 15% का, और इसके समतुल्य कौन सा होगा वो बताना है। तो इसको बनाने का मैं थोड़ा सा मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे कि 10 और 15 दिया है ना, तो 10 + 15 + 10 × 15 आप भागा इसमें 100 कर देंगे, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5, तो 25 + 1.5 बराबर ये कुछ पॉइंट में आ जाएगा, 25 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल के सोल्व करेंगे और सबको मैचिंग करेंगे, तब जाके इसका मैच द फॉलोइंग हमारा करेक्ट होगा। तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ उसी तरह बनाया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नंबर में भी मैथ ही है। आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो इसको कैसे होगा। तो 2/3 दिया है, तो हम 3 से 2 में भागा देंगे। इसमें भाग देने के लिए 0 पॉइंट यहाँ पे लगा लेंगे। 0.6 आया, 8 आया, फिर 2 0.66, इसका वैल्यू होगा 0.66। सबको पॉइंट में निकाल लेंगे और तब उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। आगे देखेंगे कि अभिकथन और कारण दिया हुआ है, एजर्सन और रीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। ये भी काफ़ी पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। और एक बार आप समझ लिए तो कितना बड़ा भी एजर्सन रीजन जिससे लोग डर जाते हैं उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसके लिए मैं क्या टेक्निक बताया हूँ, मेरा यही एक फंडा रहता है कि अभिकथन एजर्सन जो भी पढ़िए तो उसको पढ़ के और उसके बीच कारण जो है उसको क्योंकि लगा करके पढ़िए। अगर उसका दोनों का लिंकअप होगा तो आप क्योंकि आपका बैठ जाएगा, सूटेबल नहीं होगा तो नहीं बैठेगा। आइए पढ़ते हैं। मीडिया में प्रबल दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ऐसे दृष्टिकोण को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से अलगाव या पृथक होने से डरते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, दोनों कथन तो बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में लिंकअप है कि नहीं है, क्या बोला हूँ मैं, क्योंकि लगा कर पढ़ना है। मीडिया में प्रबल दृष्टिकोण के विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति ऐसे दृष्टिकोण को अभिव्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से अलगाव या पृथक होने से डरते हैं। तो यहाँ बिल्कुल बैठ रहा है और दिख रहा है भी कि जो भी वहाँ दृष्टिकोण की बात की जा रही है उसका कारण नीचे दिया जा रहा है। इस हिसाब से दोनों कथन सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले कथन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सत्य प्रतिपक्ष के तर्क दोष हेत्वाभास का सही रूप से वर्णन करता है। दोस्तों ये फैलेसिस का क्वेश्चन है हेत्वाभास का, ठीक है ना। ये इंडियन लॉजिक पार्ट का है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा वर्ड जो बहुत क्लिष्ट होता है उसकी वजह से हार्ड हो जाता है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। इसके लिए मैं लाऊंगा वीडियो, इसका कंसेप्चुअल वीडियो वो अपलोड होगा, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा माइंड में, उसके बाद क्वेश्चन सब आसानी से बन जाएंगे। कथन पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि एक तर्क दोष जहां अनुमान का प्रत्यक्ष अथवा किसी अन्य गैर अनुमानिक प्रमाण द्वारा व्याघात होता है। दूसरा है एक तर्क दोष जहां अनुमान का दूसरे अनुमान द्वारा व्याघात होता है, उसे हम बोले क्या कहेंगे, तर्क दोष हेत्वाभास कहेंगे। बिल्कुल सही। 2 नंबर जो है वो सूटेबल बैठ रहा है कि एक तर्क दोष जहाँ पर अनुमान का दूसरे अनुमान द्वारा व्याघात होता है, कंट्राडिक्शन होता है। ए फैलेसी वेयर वन इन्फ्रेंस इज कंट्राडिक्टेड बाय अनदर इन्फ्रेंस इज कॉल्ड क्या होगा, स्ट्रैप्टिक्स, ठीक है ना। तर्क दोष हेत्वाभास हो जाएगा वो, यानी तर्क में ही उसका दोष है। तो ये बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक तरफ लिस्ट 1 है, मैचिंग है, आलंकारिक है, फिगुरेटिव, संकेत विज्ञान संबंधी है, सिमियोटिक्स उसको बोलते हैं, उसके बाद घटना है, फेनोमोनोलॉजिस्ट है, उसके बाद आलोचनात्मक है, क्रिटिकल, और इससे मिलान करना है। तो ये काफ़ी एक स्लाइड पे नहीं हो पाएगा। चलिए हम डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पे चलेंगे। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए आलंकारिक है पहला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिगुरेटिव बोलते हैं, फिगुरेटिव बोलते हैं। इसमें जो है संचार को एक व्यवहारिक कला माना जाता है, किसमें, आलंकारिक में। और संकेत विज्ञान जो है जिसे हम लोग सिमियोटिक्स बोलते हैं, इसमें संचार को संकेतों के माध्यम से अंतर्विषय निष्ठ साधन माना जाता है। तीसरा जो कि घटना क्रिया विज्ञानी है जिसे हम लोग फेनोमेनोलॉजिस्ट कहते हैं, वह संचार को प्रामाणिक संवाद के जरिए अंतर्विषय अनन्य अनुभव करने की क्षमता मानता है। उसके बाद आलोचनात्मक है यानी कि क्रिटिकल, यह जो है संचार को
प्राधान्य विचारधारात्मक शक्तियों के संबंध में तर्कमूलक चिंतन मानता है। तो ये इसको याद कर लीजिएगा और मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा। अगला देखेंगे हम लोग कि अरेंज द फॉलोइंग सीनियर फंक्शनरीज ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन द करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर। ठीक है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पद जो होता है उसके हायरार्की को समझाना। हायरार्की में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा पद होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, ठीक है ना, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, तो ये एक हायरार्की बन गया। उसी तरह से यहाँ हायरार्की को सजाना है। देखिए सबसे पहले दिया है विजिटर, जिसे कुलाध्यक्ष बोलते हैं, उसके बाद डीन ऑफ द फैकल्टी है, फिर चांसलर है, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसके बाद वाइस चांसलर है। तो सबसे ऊपर वाले पोस्ट कुलाध्यक्ष का होता है, जिसे हम लोग विजिटर बोलते हैं। उसके बाद जो है चांसलर होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट होते हैं, भारत के राष्ट्रपति कुलाधिपति होते हैं। उसके नीचे वाइस चांसलर होते हैं, जिसे कुलपति हम लोग बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो है डीन ऑफ द फैकल्टी होते हैं, संकाय अध्यक्ष होते हैं, और सबसे नीचे विभाग अध्यक्ष होते हैं। तो ये 5 नंबर पे हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन सजाइएगा तो ACEBD हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए देखते हैं, एक तरफ है टाइप्स कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या है आई प्रोपोजिशन। ठीक, उसके बाद जो है ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन, ओ प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे 2 ठो आई दिया हुआ है। देखिए साइलोलिज्म, इसको जो है मैचिंग को यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन पे देखना होगा तब समझ आएगा। साइलोलिज्म जो है कि इसमें AEIO होता है, ठीक है, और ये दोनों कंट्राडिक्ट ऐसे ऐसे एक टेबल होता है, जिसको मैं कंसेप्ट वाला वीडियो में पढ़ाऊँगा। ये होता है ऑल डॉग्स आर कैट, ठीक है ना, सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर नॉट कैट, नो डॉग्स आर कैट, ऐसे होता है। तो इसमें कंट्राडिक्टरी होता है, ठीक है ना, इसको याद करेंगे एक टेबल के माध्यम से। तो यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में हम चलेंगे। ए प्रतिगिप्ति का मतलब है, यानी कि ऑल, प्रतिगिप्ति मतलब प्रीपोजिशन, ऑल डॉग्स आर कैट, इसका मिलान जो है केवल विषय पद को व्याप्त करती है। ये क्या करता है, केवल विषय पद को व्याप्त करती है। उसके बाद ई जो है, ई प्रीपोजिशन, यह विषय व विधेय पद दोनों को व्याप्त करती है, ठीक है। उसके बाद आई प्रतिगिप्ति जो होता है, ये न तो विषय न ही विधेय पद को व्याप्त करती है, यानी कि ये नो वाला है। उसके बाद ओ आता है, केवल विधेय पद को व्याप्त करती है। तो इसको अभी इतना समझ लीजिए, बाकी कंसेप्ट वाले वीडियो में समझ में आएगा। अब आते हैं दोस्तों, एक देखते हैं इन्वायरमेंट वाला टॉपिक से, यूनिट से क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों को पृथ्वी के वायुमंडली में उनके जीवन काल के बढ़ते क्रम में सजाइए। उनके जीवन काल के बढ़ते क्रम में तो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है, सबसे कम जीवन काल किसका होता है। सबसे कम जीवन काल H2O का होता है, ठीक है। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक रहता है, H2O वाष्प वेपर का। उसके बाद जो है मीथेन का आता है CH4, जो कि ये लगभग 12 वर्षों तक का इसका जीवन काल होता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस है, इसका लगभग 120 वर्ष होता है। उसके बाद जो है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये लगभग 800 से लेके 300 वर्ष तक होता है, यानी सबसे बड़ा जीवन काल इसी का है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए सूटेबल बैठ रहा है, तो ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिएगा कि टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट दिया हुआ है, डेवलपमेंट के प्रकार, उससे रिलेटेड कौन कौन से है उसको देखना है। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट यानी मनोयौनिक विकास, दूसरा है साइकोसोशल डेवलपमेंट यानी मनोसामाजिक विज्ञान, तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, चौथा है मोरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास। तो इसमें आप संज्ञानात्मक जो है उसको बड़ी आसानी से आप चूज कर सकते हैं, या फिर मोरल डेवलपमेंट के बारे में भी अगर थोड़ा बहुत समझ होगा तो आप डिसाइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं मोरल का ही। मोरल में क्या होता है, तो ये इसमें इथिकल बात की जाती है, एथिक्स की बात की जाती है, नैतिकता की बात की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है हमारा कि रिसॉल्विंग इथिकल डायलेमा यानी आचार विषयक दुविधा का समाधान करना होता है इसमें। तो उसको देख लेंगे। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें दिया हुआ है हमारा क्या, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो है एक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होता है, जिसमें प्राकल्पित निगमनात्मक तर्कना की बात की जाती है। तो ये 3 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद जो है
साइको सोशल डेवलपमेंट जो है मनोसामाजिक विकास की बात करें तो इसमें पहचान बनाम भूमिका का विभक्र होता है, जिसमें आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन होता है, जो कि बी का एक में चला जाएगा। उसके बाद मनोयौनिक विकास की बात करें साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की, ये एनल स्टेज होता है, तो ये कि ऑप्शन नंबर 2 में हो जाएगा। इस हिसाब से हम मैचिंग करेंगे, देखेंगे किस ऑप्शन में बैठ रहा है कि ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। आइए देखते हैं जो कि ऑप्शन नंबर डी में है हमारा, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्सन और रीजन से, देख लीजिए एक ही शिफ्ट, इसी शिफ्ट में ये हमारा दूसरा एजर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि प्रक्षेपीय प्रविधियाँ व्यक्तित्व मापन के प्रति वह अधिगम प्रस्तुत करती है जो स्ववर्णात्मक तालिकाओं से भिन्न होता है। किससे भिन्न होता है? जो स्ववर्णात्मक तालिकाओं से भिन्न होता है, क्योंकि स्ववर्णात्मक, अब दूसरा जो है इधर स्लाइड में है कटा हुआ, तो पहला तो इसमें देखने में ही सही लग रहा है, दूसरा देखेंगे कि सही है कि नहीं है। आइए उसको देख लेते हैं। दूसरा है कि उसमें तालिकाओं में व्यक्तित्व मूल्यांकन करते समय उक्त व्यक्तियों को स्वयं का वर्णन करने की आवश्यकता होती है। इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार, आपको तो दिखेगा नहीं लेकिन मेरे पास बुक है वहाँ पढ़ रहा हूँ कि प्रक्षेपीय, अभी कथन एजर्सन कह रहा है कि प्रक्षेपीय प्रविधियाँ व्यक्तित्व मापन के प्रति वह अधिगम प्रस्तुत करती है जो स्ववर्णात्मक तालिकाओं से भिन्न होता है, क्योंकि स्ववर्णात्मक तालिकाओं में व्यक्तित्व मूल्यांकन करते समय उक्त व्यक्ति को स्वयं का वर्णन करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ कथन और कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका जो आंसर है इसको ए और बी दोनों माना है, यानी दोनों कथन सही है, एक में कह रहा है व्याख्या भी सही है, व्याख्या नहीं है। एनटीए ने अपने आंसर की में दोनों को सही माना है, ए और बी को, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि फाइनल आंसर की में ये दोनों को मान के चला था। फिर आते हैं एजर्सन रीजन पे ही, देख लीजिए ये तीसरा इसी शिफ्ट का एजर्सन और रीजन है। आइए पढ़ते हैं इसका विकथन क्या है। वो कह रहा है कि यदि किसी पवन चक्की को ज़मीन से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है तो वह कम ऊंचाई पर स्थापित पवन चक्की की तुलना में अधिक प्रभावी होगी। बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि सामान्य पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा की गति बढ़ती जाती है, तो बिल्कुल सही है, हवा की गति बढ़ती है। अब कारण है कि नहीं है, उसके लिए हम क्या बोले हैं, दोनों में, क्योंकि यद्यपि लगा करके पढ़ना है। यदि किसी पवन चक्की को ज़मीन से अधिक ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है तो वह कम ऊंचाई पर स्थापित पवन चक्की की तुलना में अधिक प्रभावी होगी, क्योंकि सामान्यतः पृथ्वी की सतह के ऊपर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा की गति बढ़ती जाती है। बिल्कुल उसका कारण इसमें दे रहा है, क्यों बढ़ रहा है वो बता रहा है, तो ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। इस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। आगे देखेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न को जनता के बीच नौ प्रवर्तन के विसरण के संदर्भ में अंगीकार किए जाने के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें? कि जनता के बीच जो कैसे अंगीकार किया गया उसके आरोही क्रम में बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है इसमें क्या दिया है, ओपिनियन फॉलोअर है, ओपिनियन लीडर है, अर्ली एडाप्टर्स है, चेंज एजेंट है, लेगार्ड्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चेंज एजेंट होता है, परिवर्तन के एजेंट होते हैं, जो कि पहला 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद जो है अर्ली एडेप्टर यानी आरंभिक अंगीकार करता हो जाएंगे 2 नंबर। उसके बाद जो है ओपिनियन लीडर आ जाएंगे, मत अग्रज इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद जो है ओपिनियन फॉलोअर्स आ जाएंगे। जब ओपिनियन लीडर आ गए तो उस लीडर के कोई फॉलोअर होंगे तो उसके फॉलोअर बढ़ने लगेंगे 4 नंबर पे। उसके बाद जो है लास्ट में लेग गार्ड्स आ जाएगा, जिसे फिस्टी बोलते हैं, तो ये 5 नंबर पे हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर DCBAE ऑप्शन बी में है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे फिर हमारा कंप्यूटर से ही रिलेटेड है, फिशिंग, हैकिंग, स्पैम, ठीक है ना। और एक और क्या है, एक और कुकीज़ है, ठीक। तो इसको चलिए देखते हैं इसका डिटेल। ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, ये बहुत बार पूछा भी गया है। अभी इसी सेशन का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पहले वाले सेशन का आप वीडियो देखिएगा, उसमें इसकी चर्चा किया गया है। फिशिंग में क्या होता है, इसमें रचनाकर्ता जो है लक्षित प्रयोक्ताओं को वैध प्रतीत होने वाली ईमेल भेजता है। और हैकिंग में क्या होता है, अपराधिकृत अनऑथराइज अभिगम जो है प्राप्त करने का कृत्य किया जाता है। स्पैम क्या है, तो एक तरह का मेलिंग लिस्ट पर प्राप्तकर्ता को इंटरनेट पर अयाचित भेजी गई ईमेल है।
और कुकीज़ क्या होता है, तो ये प्रयोक्ता के कंप्यूटर में भंडारित छोटी फाइल अथवा कोड होता है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि मेजरमेंट की बात करें, मापन वैधता मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये मात्रात्मक बोध से संबंधित है, यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च से संबंधित है। ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, उसी में वैलिडिटी की माप की जाती है। तो जो मेजरमेंट वैलिडिटी होता है वह किससे रिलेटेड है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड है। उसके बाद एक मैथ का क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इसको देख सकते हैं आप, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, फिर dy/v करके इसको dy/t करके इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि निम्न में से कौन सर्वाधिक उदार मुक्त शिक्षा संसाधन लाइसेंस है, कौन सा इसमें जो है सर्वाधिक उदार मुक्त शिक्षा संसाधन लाइसेंस है, तो वो है CC BY। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो CC मतलब होता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, विभिन्न स्तरों की अनुमति प्रदान करते हैं। सबसे उदार लाइसेंस वह होता है जो उपयोगकर्ता को न्यूनतम प्रतिबंध के साथ सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। CC BY सबसे उदार मुक्त शिक्षा संसाधन लाइसेंस है। यह उपयोगकर्ताओं को मूल निर्माता का श्रेय देते हुए व्यावसायिक रूप से या गैर व्यावसायिक रूप से सामग्री को साझा करने, अनुकूलित करने और बनाने की अनुमति देता है। अब आइए फिर ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है, देखिए एजर्सन और रीजन आ गया। लगभग ये तीसरा या चौथा है इसी शिफ्ट का पेपर का, ये एजर्सन और रीजन पढ़ते हैं। पहला है कि कथन कि वैधता और अवैधता के पद आगमनात्मक युक्तियों पर प्रयुक्त नहीं होते हैं। कारण दे रहा है कि किसी आगमनात्मक युक्ति में निष्कर्ष का अधिकारियों में पर्याप्त आधार नहीं होता है। ठीक है, तो वैधता और अवैधता का पद जो है वो आगमनात्मक युक्ति पर प्रयुक्त नहीं होता है, बिल्कुल सही। द टर्म वैलिडिटी एंड इनवैलिडिटी डू नॉट अप्लाई ऑन इंडक्टिव आर्गूमेंट, बिल्कुल सही। कारण में दे रहा है कि इन एन इंडक्टिव आर्गूमेंट द कंक्लूजन डज नॉट हैव सफिशिएंट ग्राउंड इन द परमिसेस, तो ये दोनों का कारण है और दोनों सही भी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही और सही व्याख्या भी है। तो ये वैलिडिटी नॉन वैलिडिटी वाला जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट है, वहाँ पे पढ़ना होता है दोस्त, उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन पढ़ लीजिएगा। आइए अब देखते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट है उससे संबंधित डिवीज़न ऑफ आश्रम दिया गया है, तो उस डिवीज़न ऑफ आश्रम को समझने का प्रयास करेंगे। पहला दिया है कि विष्णु स्थान जो है वह किससे संबंधित है, तो विष्णु स्थान ये पॉलिटिक्स दिया है, सैन्य शिक्षा दिया है, ज्योतिष राजनीति दिया है, यात्राएं परिवहन दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है विष्णु स्थान का, ये राजनीति से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद जो है विवस्त स्थान जो है ये ज्योतिष से संबंधित है, एस्ट्रोलॉजी से। तीसरा है गुरुना स्थान का संबंध यात्रा एवं परिवहन से, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन से है, तो ये 4 नंबर में हो जाएगा। फिर महेंद्र स्थान जो है सैन्य शिक्षा के से संबंधित है, महेंद्र स्थान मिलिट्री एजुकेशन से संबंधित है। हालांकि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सूटेबल नहीं थे, जिस अकॉर्डिंग इसको सही नहीं माना जाता है, इस क्वेश्चन को घेर लीजिएगा। लेकिन जो मैं आंसर बताया हूँ वो NTA के आंसर की में यही माना गया है। चलिए इसको आगे बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडवांटेज ऑफ क्लोज इंडेड क्वेश्चन इन सर्वे रिसर्च, सर्वेक्षण अनुसंधान में संवृत क्लोज इंडेड प्रश्नों के लाभ को पहचानिए। पहला कथन है उत्तरों का परिक्रमण करना आसान होता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। इट इज़ ए ईजी टू प्रोसेस आंसर, किस में, तो क्लोज इंडेड क्वेश्चन सर्वे रिसर्च में। दूसरा है कि उत्तरदाता अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, अपने शब्दों में उत्तर देने का नहीं है। उसके बाद है वे उत्तरदाताओं द्वारा पूरा किए जाने के लिए आसान होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि उनसे असामान्य उत्तर निकाले जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये असामान्य उत्तर नहीं निकाले जा सकते हैं। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और सी ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्येता वृत्ति की कीमत पर स्वहित तथा असत्य या भ्रामक सूचना विशेषक सर्वोत्तम संपादकीय प्रकाशन
प्रथा से विचलित, पारदर्शिता का अभाव तथा आक्रामक तथा अविवेदक आग्रह की प्रथा के प्रयोग से युक्त जर्नल को निम्नलिखित संज्ञा दी जाती है। जर्नल दैट प्रायोरिटाइज सेल्फ इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ scholarship and are characterized by false or misleading information, deviation from best editorial publication practices, lack of transparency and or use of aggressive and indiscriminate solicitation practices are known as, किसके नाम से जाना जाता है? तो ये स्वार्थ चालित जर्नल के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रेडेटरी जर्नल कहते हैं। हम लोग ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अध्येता वृद्धि की कीमत पर स्वहित तथा असत्य, भ्रामक सूचना विश्लेषण, ये सभी जो है आग्रह की प्रथा के प्रयोग युक्त जर्नल को स्वार्थ चलित जर्नल की संज्ञा दी जाती है। ये अकादमिक शोध प्रकाशन जगत के वे बेईमान प्रकाशक या पत्रिकाएं हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य अकादमिक गुणवत्ता के बजाय सिर्फ पैसा कमाना होता है। अब आते हैं, देख लीजिए, एक स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है अगर आप मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं हैं तो देखिए, इसमें जो है ऐसी एक फार्मूला होता है मानक त्रुटि का, ऐसी इक्वल टू ये फार्मूला होता है, इस अकॉर्डिंग इसको रखिएगा तो बनेगा। लेकिन इसमें जो n इक्वल टू ऑप्शन में 16 दिया हुआ है ना, ये इसको 10 मान के रखिएगा और 1.6 और इसको रूट कर दिया जाता है तो रूट 10 और तब जाके इसको 1.6 हो जाएगा, ये 3.16 हो जाएगा, फिर भाग दीजिएगा तो लगभग 0.506 आएगा और सबका ऐसे वैल्यू निकालिएगा तब जा कर के ऑप्शन नंबर बी सूटेबल बैठेगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। अब आइए एक तरफ हम लोग आते हैं, मैच द फ्लोइंग है ये, और इसके सॉल्यूशन को हम कोशिश करेंगे यहाँ पे हट जाए एक स्लाइड में। चलिए देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सच्चे प्रायोगिक डिजाइन में स्वतंत्र चर, दूसरा है आश्रित चर जिसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंटरवेनिंग वेरिएबल अंतस्थ चर, फिर उसके बाद कंफाउंडिंग वेरिएबल यानी भ्रामक चर, और इधर दिया हुआ है आउटकम वेरिएबल परिणाम चर, कंट्रोल वेरिएबल नियंत्रण चर, तीसरा है एस्प्यूरियस वेरिएबल अप्रमाणिक चर, चौथा है स्टैंड बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, पहला जो कह रहा है कि सच्चे प्रायोगिक डिजाइन में स्वतंत्र चर जो है वो नियंत्रण चर होता है। वो क्या करता है? वो कंट्रोल वेरिएबल करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है हमारा। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वेरिएबल रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमें आउटकम वेरिएबल आता है, परिणाम चर आता है। फिर देखेंगे इंटरवेनिंग वेरिएबल अंतःस्थ में, जिसमें क्या होता है कि स्टैंड बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो वेरिएबल होता है उसे इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। चौथा है कंफाउंडिंग वेरिएबल यानी भ्रामक चर, ये अप्रमाणिक चर होता है, एस्प्यूरियस वेरिएबल। तो यहाँ देख सकते हैं 1 का 2, B का 1, C का 4, D का 3 है, किस ऑप्शन में आता है देखेंगे तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में आता है। 1 का 2, B का 1, C का 4, D का 2, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे एक तरफ हमारा कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करना है। चलिए पढ़ते हैं कथन को। द कन्वर्जन ऑफ एन ओ प्रोपोजिशन इज़ वैलिड। ओ प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन वैध होता है। देखिए ये AEIO वाला जो सैलोलिज्म है ना उस पर रिलेटेड है। तो क्या उसका कन्वर्जन जो है परिवर्तन वैध होता है? तो वैध नहीं होता है, गलत। कन्वर्जन उसका वैलिड नहीं होता है, यानी कन्वर्जन होता ही नहीं है। द कन्वर्जन ऑफ एन ए प्रोपोजिशन इज एन ए प्रोपोजिशन। ए प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन ए में ही हो जाएगा तो फिर वो कन्वर्जन कैसे होगा भाई? ये गलत हो गया। सी कह रहा है कि प्रतिज्ञप्ति ई प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन परिसीमा द्वारा परिवर्तन होता है, यानी कन्वर्जन ऑफ एन ई प्रपोजिशन इज कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। तो ऐसा नहीं है, लिमिटेशन में ये नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है, चौथा डी, कि द कन्वर्जन ऑफ एन आई प्रपोजिशन इज़ वैलिड। आई प्रतिज्ञप्ति का परिवर्तन वैध होता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हमारा केवल ऑप्शन डी सही है। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है डी। केवल डी में सही है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो हमारा है कि निम्न में से वह कौन सा सिद्धांत है जिसके कथन अनुसार किसी प्रदत्त समय
पर जनता के बीच विचारण की जन समस्याओं अथवा मुद्दों की छोटी संख्या के निर्णय में मीडिया के प्रबल प्रभाव हो सकता है। तो ये किसके बारे में हो सकता है? जब हम लोग एजेंडा सेटिंग थ्योरी की बात करते हैं, यानी कार्यसूची निर्धारण सिद्धांत, इसी को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ए इसे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि परंपरागत ज्ञान आधारित समाजों में उनकी आजीविका से संबंधित मुद्दों को डैश संबंधी राष्ट्रीय मिशन से संबंधित किया गया है। किससे किया गया है? तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने से संबंधित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये परंपरागत ज्ञान आधारित समाज और उनकी आजीविका से संबंधित मुद्दा को हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के राष्ट्रीय मिशन से संबंधित मुद्दों में समाहित किया गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? ये आप एग्ज़ाम हॉल में ध्यान रखिएगा दोस्त, कि कथन सत्य पूछ रहा है या सत्य नहीं है पूछ रहा है। ठीक है ना? हम लोग वहाँ एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में क्या करते हैं, नहीं है भूल जाते हैं, और पहला कथन पढ़ेंगे वो सही दिया रहेगा, उसी को मार देंगे। तो ये गलती नहीं करना है। देखिए, पहला कथन कह रहा है कि अज्ञानमूलक युक्ति तर्क दो। ये भी फैलिसिस का ही क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इसका वर्ड क्लिष्ट लगता है, लेकिन कंसेप्ट उसका क्लियर कीजिएगा, मैं वीडियो डालूंगा उससे, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अज्ञानमूलक युक्ति तर्क दोष में किसी चीज़ को इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि उसे गलत सिद्ध नहीं किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि अविचारित समानीकरण, जिसको हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी बोलते हैं, इस तर्क दोष में किसी विशिष्ट मामले की अद्वितीयता पर ध्यान दिए बिना सामान्य सत्य को लागू किया जाता है। तो ये गलत है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा कह रहा है कि आत्माश्रय तर्क दोष, जिसे हम लोग बेगिंग द क्वेश्चन फैलेसी बोलते हैं, किसी घटना को किसी अन्य घटना के कारण के रूप में गलत तरीके से स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये भी गलत है हमारा, ऐसा नहीं है। चौथा आप देखेंगे तो चौथा कह रहा है कि वाक्य छल तर्क दोष, यानी कि फैलेसी ऑफ एम्फिबोली। वाक्य छल तर्क दोष तब होता है जब हम ऐसे आधार वाक्यों से तर्क प्रस्तुत करते हैं जिनकी रचना में व्याकरणीय संरचना के कारण स्पष्ट होते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही कथन है। और इसमें क्या सत्य नहीं है पूछा गया है, तो बी और सी हमारा देखें, ए वाला सही था। तो अब देखेंगे किस ऑप्शन में बी और सी है, जो गलत है वही कथन पूछ रहा है। तो बी और सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन आपको रह जा रहा है तो उससे घबराना नहीं है, ये एकाएक समझ नहीं आने वाला चीज़ है। इसके लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यानी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सभी एकल स्टैंड एलोन अध्यापक शिक्षण संस्था को बहुविषयक संस्था में परिवर्तित होना होगा। तो ये जो है 2030 तक का समय दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, कि 2030 तक जो है सभी शिक्षण संस्थान को एकल स्टैंड अध्यापक शिक्षण संस्था को बहुविषयक संस्था में परिवर्तित होना होगा, देख सकते हैं। और इसी में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग का इसमें सुझाव दिया गया है। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि सृजनात्मक विचारण प्रक्रिया के चरण को सही क्रम में लगाना है। अरेंज द स्टेप ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस। क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके करेक्ट सीक्वेंस को बताना है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं 1 नंबर में। दूसरा पे जो है उस चीज़ के लिए उद्भावन करते हैं, इंक्यूबेशन उसका करते हैं, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इल्यूमिनेशन करते हैं, उसका प्रकाशन करते हैं, 3 नंबर पे हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो ये 4 पे हो जाएगा। और सबसे लास्ट में उसमें संशोधन करते हैं, रिवीजन करते हैं, ये 5 पे हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन से जाएंगे ए, ई, सी, बी, डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला है कि एक्टिव ऑडियंस थ्योरी फोकस ऑन एक्सेसिंग व्हाट।
सक्रिय श्रोता सिद्धांत का फोकस इसका मूल्यांकन करना है कि किसका मूल्यांकन करना है, तो वो लोग मीडिया के साथ क्या करते हैं, यानी पीपुल डू विथ मीडिया, वहीं एक्टिव ऑडियंस थ्योरी को एक्सेस करने पर फोकस करता है। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कि सूचना की वह लघुत्तम यूनिट निम्न में से किस रूप से ज्ञात होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है और उसका प्रक्रमण कर सकता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ए कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इज नोन एज, ये बीट के नाम से जाना, सबसे छोटा यूनिट बीट होता है। चलिए वो देखते हैं, क्योंकि ये निब्बल से भी छोटा होता है। कंप्यूटर की डेटा की सबसे छोटी इकाई को बीट बाइनरी अंक होता है कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो भी हम लोग फीड करते हैं वो 0101 के कोड में ही जाता है। इस सूचना की वो लघुत्तम रूप में ज्ञात होती है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, और बीट सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा होता है क्या, निब्बल, क्योंकि एक निब्बल बराबर 4 बीट होता है। और फिर उससे बड़ा बाइट होता है, बाइट से बड़ा केबी होता है, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब आगे बढ़ते जाता है। अब क्वेश्चन 40 देखिए, ये मैथमेटिकल से है। इस तरह का क्वेश्चन अब नेट एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है कि आपको जो है 4-5 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा मैथ का, और सबको सोल्व करना है और बताना है इसमें कौन कौन सही है। जैसे देखिए, पहला ए क्या कह रहा है कि ये एक कैलकुलेटिव फॉर्मेशन दिया गया है। ए में जो है कैलकुलेटिव फॉर्मेशन दिया गया है ना, और इस कैलकुलेट को इसको करना है और देखना है कि 3/120 के समान इसका वैल्यू आ रहा है कि नहीं। ये इसको सॉल्व करना है, 4/5 के समान है कि नहीं है। उसी हिसाब से ये कौन कौन ABCDE में सही है वो बताना है। इसमें टाइम लगेगा, जब मैथ DI करूँगा वहाँ पे आपको बताऊँगा। अगर आप करना चाहते हैं अभी तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को उनके आच्छादन कवरिंग क्षेत्र के संदर्भ में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब वो क्या है, तो वो हमारा दिया हुआ पैन, ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसके जो है कवरिंग एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम सजाएंगे तो इसमें सबसे क्या देखना है, बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है ना, हाँ बढ़ते हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा जो है वो पैन एरिया होता है, क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क की इसमें बात होती है। फिर उसके बाद देखेंगे तो लोकल एरिया उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उससे बड़ा देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो जाएगी, और सबसे बड़ा तो वाइड की भी आती ही हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क 4 नंबर पे। यानी इस अकॉर्डिंग हमारा क्या ऑप्शन तैयार हो जाएगा, ADBC। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है ADBC। तो दोस्तों ADBC किसी में नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन को NDA जो है हटा दिया है, ऑप्शन सूटेबल नहीं था, इसलिए मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। लेकिन हाँ, इसका ये जो मैं बताया हूँ उसको जान लीजिए कि पैन का पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, लैन का लोकल एरिया नेटवर्क उससे बड़ा होता है, फिर मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया उससे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द ऑक्सीजन कंज्यूम इन ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज कॉल्ड। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन क्या कहलाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं BOD बोलते हैं, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कहीं कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कह दिया जाता है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा राइट आंसर। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जो कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण में उपयोग की जाती है। अब देखेंगे अगला है मैच द फ्लोइंग ही है। एक तरफ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, फिर सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है, ओजोन डिप्लेटिंग है, फिर इसका प्रॉक्सिल नाइट्रेट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और एरोसोल है। यहाँ पे अब मिलान करना हम चाहेंगे तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर इसके बाद सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट की बात करें तो ये पेरोक्सीसिल नाइट्रेट है, पेरोक्सी ऑक्सीसिल नाइट्रेट है। उसके बाद ओजोन डिप्लेटिंग की बात करें तो ओजोन डिप्लेटिंग हमारा हो जाता है CFC से, जो कि यहाँ पे 4 नंबर नहीं है, इसको दे दीजिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एरोसोल जो है, यह एरोसोल ये मेघ संघनक केंद्र होता है, एरोसोल से मेघ संघनक केंद्र होता है। वो ऑप्शन यहाँ एक छूटा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब फिर आगे आइए, आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है।
अगला फिर एजर्सन और रीजन से, देखिए कितना एजर्सन और रीजन पूछ रहा है, इसलिए ये इससे घबराना नहीं है, इसको समझने का फेर है और इसको समझ के हर क्वेश्चन को सोल्व करना है, एग्ज़ाम में नंबर लेके आना है। आइए पढ़ते हैं। पहला कथन इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 ने शोध साध्य विश्वविद्यालयों की कल्पना की है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी। दूसरा कथन है कि कारण इसका कि NEP 20 ने विश्वविद्यालय के उस स्थान के रूप में कल्पना की जो शिक्षण और शोध पर समान रूप से बल देता है। तो यहाँ हमें दोनों कथन सही लग रहा है, दोनों कथन सही है NEP के अकॉर्डिंग, लेकिन क्या नीचे वाला कारण उसका है कि नहीं, चलिए क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 ने शोध साध्य विश्वविद्यालयों की कल्पना की है, बिल्कुल सही, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 ने विश्वविद्यालय के उस स्थान के रूप में कल्पना की जो शिक्षण और शोध पर समान रूप से बल देता हो। तो आपको इसमें लग रहा है कि शोध साध्य कल्याण की कल्पना क्यों की गई, उसका कारण बताया गया है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, कारण इसमें नहीं बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से सिर्फ दोनों कथन सही है और व्याख्या नहीं है। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी से राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। देखिए यहाँ पे N दिया हुआ है, K है, H है, B है। सबसे पहले हम पहला अल्फ़ाबेट उठाएंगे, N से K तक जाएंगे, K से H जाएंगे, H से क्या आएगा, फिर B आएगा। तो आप देखिए N का प्लेस जो है 14 है, K का प्लेस जो है 11 है, H का प्लेस जो है 8 है। आपको लग नहीं रहा है 3 घट रहा है, 3 घट रहा है, तो फिर 8 में से 3 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 पे क्या होगा, E होगा, ठीक। अब 5 में से 3 घट के 2 B पे चला गया, बिल्कुल सही, तो E वाला होगा, ये दोनों घट गया। फिर 7 2 9, ठीक है ना, 2 बढ़ा 3 बढ़ा, फिर यहाँ पे क्या बढ़ेंगे, 2 बढ़ा 3 बढ़ा, तो यहाँ पे 4 बढ़ जाएगा, तो 12 4 16 हो जाएगा, फिर 5 21 है, तो C नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह काफ़ी इजी रहता है। अब आता है रीडिंग पैसेज को पढ़ना है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया हुआ रहता है गद्यांश, और इसको पढ़ के इससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है, जो कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये 5 क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है, पूरा फेवर में है, और ये आपको बूस्टअप दे सकता है JRF के लिए नेट के साथ साथ। तो इसलिए दोस्त कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। आगे आने वाले वीडियो से ज़रूर लाभ लें।